नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने आजादी मार्च के नाम पर बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या इमरान का आजादी मार्च नवाज शरीफ सरकार के तख्ता पलट की वजह बनने जा रहा है? पाकिस्तान के सियासी संकट का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आज इसी पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होगी बड़ी बहस। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी घर के भीतर से केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। शांति भूषण ने कहा, केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी चलाने के काबिल नहीं, आप में आंतरिक लोकतंत्र की कमी। सांप्रदायिक हिंसा बिल पर संसद में संग्राम। खड़गे ने कहा, वोट बैंक के लिए देश भर में हो रहे हैं दंगे। योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बोले बांटने का एजेंडा बीजेपी नहीं कांग्रेस का। माया मुलायम को साथ लाने के लालू के मंसूबे पर फिरा पानी। मायावती का मुलायम से हाथ मिलाने से इनकार। कहा, बीएसपी के लिए सत्ता से बड़ा सम्मान। मुलायम का भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। नेताजी के नाम पर राजनीति करने वाले आजम का हैरान करने वाला वीडियो। रामपुर के विकास पर सवाल पूछने पर मुलायम को दी गाली। स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सके, वहां वो हिजड़े साबित क्यों हुए मैं नहीं समझता। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा का विवादित बयान। कहा, ई रिक्शा पर रोक से बढ़ेगा क्राइम। पुलिस से की कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने की अपील। जज बनाने में जुडिशरी का एक छत्र राज होगा खत्म। लोकसभा में बिल पास। जजों की नियुक्ति में अब सरकार का भी होगा अधिकार। आम आदमी के अच्छे दिन आए। कल आधी रात से पेट्रोल ₹2.38 तक सस्ता। यूपी की चीनी मिलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। 15% चीनी सीधे बाजार बेचने की छूट। 30% आय से किसानों का बकाया चुकाने का आदेश। 16 अगस्त को पीएम के दौरे से पहले मुंबई में बड़ी आतंकी साजिश की आशंका। यासीन भटकल की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक का प्लान। आईबी ने जारी किया अलर्ट। संसद पहुंचा आमिर खान की फिल्म पीके का पोस्टर विवाद। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने उठाया मुद्दा। पब्लिसिटी के लिए अश्लीलता फैलाने का लगाया आरोप। संसद पहुंचा आमिर खान की फिल्म पीके का पोस्टर विवाद। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने उठाया मुद्दा। पब्लिसिटी के लिए अश्लीलता फैलाने का लगाया आरोप। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में आजादी के जश्न की जगह इमरान खान के आजादी मार्च का कोहराम है। पाकिस्तान के आम चुनाव में धांधली के आरोपों से शुरू हुआ सिलसिला अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी को आजादी मार्च के कहर से बचाने के लिए चारों तरफ से सील कर दिया गया है। पाकिस्तान में मीडिया और सियासी हलकों में एक ही चर्चा है कि कहीं इमरान का आजादी मार्च पाकिस्तान को फौजी तानाशाही के हवाले तो नहीं कर देगा। चूंकि भारत की सरहद पर भी गोलीबारी चल रही है, लिहाजा भारत के लिए भी पाकिस्तान का संकट चुनौती बनकर खड़ा है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आजादी मार्च पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट है और भारत से तनाव बनाए रखना पाकिस्तान की सियासी मजबूरी है, या फिर पाक आर्मी की एक पुरानी चाल। सब तैयारी करें क्योंकि लाहौर से शुरू होगी जंग। 14 अगस्त की तारीख पाकिस्तान में जश्न आजादी की होती है, लेकिन इस बार पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त को आजादी मार्च का कोहराम छाया हुआ है। हम वहां जाके और सिर्फ एक जलसा करके वापस आ जाएंगे। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने 14 अगस्त को इस्लामाबाद में 10 लाख की भीड़ जुटाने का ऐलान किया है और ये भी दावा किया है कि ये आजादी मार्च पाकिस्तान को नवाज शरीफ की भ्रष्ट सत्ता से आजादी दिलाने के बाद ही थमेगा। मुजरिमों को पाला हुआ है, उधर अपने जाती नौकर बनाए हुए हैं, पुलिस को ब्यूरोक्रेसी में अपने जाती नौकर बैठाए हुए हैं। इन्होंने जजेस के अंदर लोग अपने बैठाए हुए हैं। इन्होंने लिफाफे चला के सहाफियों को अपने साथ बैठाया हुआ है।
इन्होंने मीडिया ग्रुप को पैसा चलाया हुआ है, एक माफिया। इमरान खान के इस आजादी मार्च में पाकिस्तान अवामी तहरीक के नेता मौलाना ताहिरुल कादरी भी शामिल हो गए हैं। पहले से ही नवाज शरीफ की नाक में दम कर चुके मौलाना कादरी ने मीर साहब आदाब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उनके समर्थक आजादी मार्च के समर्थन में इनकलाब मार्च निकालेंगे। इमरान खान और मौलाना कादरी के इस दोहरे संकट से निपटने के लिए नवाज शरीफ सरकार ने पूरे इस्लामाबाद की किलेबंदी कर दी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की ओर आने वाली सभी सड़कों को कंटेनर, मिट्टी और कंटीले तारों से बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए 10,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा चुके हैं और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली समेत सभी प्रमुख इमारतों की हिफाजत के लिए संविधान के आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करते हुए सेना बुला ली गई है। इमरान खान अपने आजादी मार्च को पाकिस्तान की दूसरी आजादी की जंग करार दे रहे हैं। इमरान खान का आरोप है कि नवाज शरीफ चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करके सत्ता में आए हैं। इमरान ने ये आरोप मई 2013 में चुनाव नतीजे आते ही लगा दिए थे। तब पाकिस्तान सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि नेशनल असेंबली की जिन सीटों के नतीजों पर उन्हें शक है वहां दोबारा वोटों की गिनती कराई जाएगी। इमरान का आरोप है कि सरकार ने उनसे किया वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान की न्यायपालिका पर भी भेदभाव का आरोप लगाया और 27 जून को नवाज सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। पहले उन्होंने 14 अगस्त के अपने आंदोलन को सुनामी मार्च का नाम दिया था, जिसे बदलकर आजादी मार्च कर दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान से सुलह समझौते की तमाम कोशिशें की, लेकिन इमरान खान आजादी मार्च रोकने को राजी नहीं हुए। वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि नवाज शरीफ सरकार इस्तीफा दे, पाकिस्तान चुनाव आयोग की खामियां दूर की जाएं और काम चलाऊ सरकार की निगरानी में पाकिस्तान में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। मैं तब से मुझे पता था कि अगर हमने इस इलेक्शन सिस्टम को चैलेंज ना किया, ये जो इन्होंने किया पिछले इलेक्शन में, आप भूल जाएं इस मुल्क के अंदर कि कभी भी कोई भी इस मुल्क में शरीफ आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई नौजवान, कोई भी इस मुल्क में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। संकट टालने की आखिरी कोशिश के तौर पर 12 अगस्त को नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम के सामने ऐलान किया कि वो चुनाव में धांधली के आरोपों की न्यायिक जांच कराएंगी। हुकूमत इस कमेटी के मुत्तफिका सिफारिशात पर पूरे सिद्के दिल से अमल करेगी। इस मकसद के लिए कानून बदलना पड़ा तो बदलेंगे, आइन में तरमीम करना पड़ी तो करेंगे, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों का ढांचा बदलना पड़ा तो बदलेंगे। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि ये नुमाइंदा कमेटी पूरी मेहनत और लगन के साथ कम से कम मुद्दत में अपना काम मुकम्मल करेगी और इंशाअल्लाह ये हमारी सियासी तारीख का एक अहम संगे मील साबित होगा। लेकिन इमरान खान को लगता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। अब पाकिस्तान में उनके आजादी मार्च को लेकर बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान सरकार को डर है कि कहीं आजादी मार्च की आड़ में आतंकवादियों ने इस्लामाबाद में घुसपैठ कर ली तो क्या होगा। सियासी संकट पर नजर रखने के लिए पाकिस्तानी फौज भी सक्रिय हो गई है। 12 अगस्त को पाक फौज के प्रमुख जनरल रहील शरीफ ने कोर कमांडर्स की मीटिंग भी की। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के सियासी हलकों में इस बात पर भी हलचल मची हुई है कि कहीं आजादी मार्च के सियासी कोहराम में पाकिस्तानी फौज ने टांग अड़ा दिया तो वहां लोकतंत्र का क्या होगा। कहीं एक बार फिर पाकिस्तान में तानाशाही का दौर तो नहीं शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वाकई में यह आजादी मार्च और इंकलाब मार्च है क्या? इमरान खान को सब जानते हैं, लेकिन
मौलाना कादरी आखिर में ये क्या गुल खिला रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कनाडा से आए हैं, लेकिन किस तरह का मूवमेंट इन्होंने चला रखा है? इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से दिन न्यूज से एक पूरा का पूरा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ दिन न्यूज के एंकर पीजे मीर साहब को आप देख रहे हैं, उनके साथ एक पूरा का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब, बीजेपी की वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब। राज कादियान साहब, सबसे पहले आजादी का दिन है वहां पर कल, लेकिन ये आजादी मार्च या इंकलाब मार्च है क्या और किस तरह से तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है पाकिस्तान के अंदर? एक बार फिर देखिए, किसी भी प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट मार्च तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट मार्च अगर आजादी के दिन किए जाते हैं तो उनको एंटी नेशनल माना जाता है। हमारे भी यह जो 26 जनवरी की डिसरप्शन की बात चली थी केजरीवाल जी ने, तो सबने क्रिटिसाइज किया था कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपका हक है, लेकिन नेशनल डेज को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ये 14 अगस्त को जो कि उनका इंडिपेंडेंस डे उस दिन हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई बड़ी चाल है। ये कादरी जी पहले भी आए थे पिछले साल, कुछ इन्होंने उस वक्त भी काफी डिस्टर्बेंस की थी, उस वक्त भी यही आरोप था कि आर्मी शायद इनको सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो सिर्फ ढकोसला है, सत्ता आर्मी के हाथ में, कई बार वो पर्दे के आगे आके सत्ता संभालते हैं, अब वो पर्दे के पीछे से संभालते हैं। वो क्या डेमोक्रेसी हुई जहां के देश के प्रधानमंत्री को एक पड़ोसी देश में जाने का निमंत्रण मानने से पहले आर्मी की इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये प्रोटेस्ट मार्च सिर्फ प्रोटेस्ट मार्च नहीं, इसके पीछे हो सकता है कोई षड्यंत्र हो कि आर्मी जो अभी तक पर्दे के पीछे से सत्ता चला रही, वो आर्मी सामने आना चाहती है, ये महज एक बहाना हो। पीजे मीर साहब हमारे साथ पैच है। पीजे मीर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अगर जो है वो मीर साहब, मैं दिल्ली से दीपक चौरसिया बोल रहा हूं। आदाब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मीर साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मीम अफजल साहब, आप पाकिस्तान की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्या सोच रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान पर ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा इस आजादी मार्च का, इस इंकलाब मार्च का, और किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है जब विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी भारत की तब? देखिए, ये विषय जो है बहुत चिंताजनक है, इस पर काफी तशवीश हिंदुस्तान के अंदर भी है, और इस बात के लिए नहीं है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं। हर मुल्क में तहरीकें चलाना या हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हर डेमोक्रेसी में उसका राइट है, और पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जैसी भी है। अभी हमारे कादियान साहब ने कुछ उसके बारे में अपनी राय का इजहार किया, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसके खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर के ये सब किया जा सकता है। लेकिन आज़ादी का जिस दिन आपकी सालगिरह है और पूरा देश जो है आज़ादी की सालगिरह को मनाए, उस दिन आप ऐसा काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कम से कम हमारे मुल्क में इसको कभी एक्सेप्ट ना किया गया है और शायद ना आगे किया जाएगा। जहां तक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि कोई मदाखलत हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी राय जरूर है कि इन सब चीजों को बड़ी संजीदगी से समझना चाहिए। इमरान खान साहब जाहिर खिलाड़ी थे, अब वो सियासत में काफी दिनों से जोर आजमाई कर रहे हैं, और पिछले इलेक्शन में उनको बहुत ज्यादा सीटें हासिल नहीं हुई और उनको काफी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और कादरी साहब जो तशरीफ लाए हैं, बाहर से लाए हैं, उनका पाकिस्तान में इतना असर अचानक कैसे बढ़ गया, उसके पीछे क्या अवामिल कारफरमा हैं और किन लोगों का उनको सपोर्ट है, इसके बारे में जाहिर है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई वहां बैठे हुए हैं और जो एक्सपर्ट्स वहां बैठे हुए हैं वो अपनी राय देंगे तो ज्यादा हम समझ पाएंगे। मुझे तो हैरत होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो अपनी लीडरशिप है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर से लोग आए, अगर उनको इतना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, वो यकीनन पाकिस्तानी हैं और आए हैं और उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मेरा ख्याल है उनका ज्यादातर वक्त जो है बाहर गुजरा है और वो एक आलिम है, और उनको क्या शिकायतें हैं ये तो बताना ही शायद चाहिए जो हमारे पैनलिस्ट वहां बैठे हुए हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि
अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस कल होता है उसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ता है। हमारे ताल्लुकात को नॉर्मल करने की हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं और नई जो सरकार आई है उसने तो एक मैसेज देने की कोशिश की थी, लेकिन अभी जो सचिव स्तर की बैठक होने वाली अस्सलाम वालेकुम एंड आपके लिए नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड एवरीथिंग। ये मुझे बताइए कि सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा वेलकम टू पाकिस्तान। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू इंडिया, और आपको आजादी की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो। 14 पीजे मीर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो आजादी की। कल आपका आजादी का दिन है, लेकिन कल इंकलाब मार्च भी है, आजादी का मार्च भी। आप कैसे देखते हैं इन दोनों मार्च को? आई थिंक आजादी की जब आप बात करते हैं, आई थिंक ये दोनों को मुबारक हो आजादी की। बिल्कुल, आपको भी आजादी मिली, हमें भी आजादी मिली, और आज जैसे आपने कहा कि कल हम मनाएंगे, परसों आप मनाएंगे, लेकिन इस आजादी के साथ आज आप देखें कि ये नई आजादी, आप और मैं हिंदुस्तान और दिल्ली से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये नई आजादी है और ये टेक्नोलॉजी क्रांति भी हम इसको कह सकते हैं कि लाहौर में आप बैठे हुए हैं, दिल्ली में मैं बैठा हुआ हूं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान का, उस पर मीर साहब आप क्या कहेंगे? क्या कल का दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है? देखिए, सियासत जो है वो ऐसी एक चीज है कि एक लहर की तरह ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है और कभी साइड पे जाती है, कभी पीछे जाती है। ये चीजें चलती रहेंगी। और आपको जैसे पता है कि अभी हमारे इलेक्शंस हुए 1 साल पहले, और जो नई हुकूमत आती है कई मुश्किलात आती हैं। आज नरेंद्र मोदी साहब हैं, आप उनको देखें कि इंशाल्लाह वो भी हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे। हमारे पास नवाज शरीफ साहब हैं, ये भी इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। हमने, आप इसे एग्री करेंगे कि नहीं कि आज हम दोनों को मिलके इस बड़े सगीर को तकड़ा करना है? बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। लेकिन मीर साहब, हम बहस को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं तारुफ करा देता हूं हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब जुड़े हुए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आरती मेहरा जुड़ी हुई हैं, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी की, लीडिंग लेडी है भारतीय जनता पार्टी की, रूलिंग पार्टी है बीजेपी इस वक्त। मीम अफजल साहब हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, एक अखबार के एडिटर भी रहे हैं, उर्दू के मामलों पर खास तौर पर लिखते रहे हैं। इनका उर्दू का ही न्यूज़पेपर रहा है और नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो मेहमान हैं उनसे हमारा तारुफ करा दें, ताकि हम इस बहस को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल सही कहा है। सरहद पार अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे साथ हैं महमूद सादिक साहब, ये हमारे चेयरमैन हैं दिन मीडिया ग्रुप के। और ये बेसिक जो इनिशिएटिव है सारा, ये इनका इनिशिएटिव है कि आज आप और मैं बात यहां कर रहे हैं, और आप और मैं क्या, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात कर रहा है। और उनके साथ हैं वलीद इकबाल। ये बेसिक जो इनिशिएटिव है सारा, ये इनका इनिशिएटिव है कि आज आप और मैं बात यहां कर रहे हैं, और आप और मैं क्या, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात कर रहा है। और उनके साथ हैं वलीद इकबाल। इनके वालिद, इनके जो दादा थे अल्लामा इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का एक सोचा, और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब सारे इकट्ठे थे उस वक्त इनकी जो जद्दोजहद थी कि अंग्रेज को बाहर लेके जाएं, ये उनके ग्रैंडसन है, इनके वालिद हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। मेरे राइट साइड पे हैं मियां मरगूब, ये एक पॉलिटिकल वर्कर है और इनका ताल्लुक पंजाब, हमारे यहाँ जो पंजाब है उसकी असेंबली के ये मेंबर हैं। और सोशल वर्क में इनका बहुत बड़ा हाथ है, खिदमत खल्क में बड़ा हाथ है। और उनके साथ हैं ब्रिगेडियर सैयद रिटायर्ड गजनफर अली, ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। और ये आप कह लो कि फॉरेन अफेयर्स में इनका भी काफी इंटरेस्ट रहा है। मीर साहब, शुरुआत में ये सवाल से करता हूं, और सवाल ये है कि क्या इंकलाब और आजादी मार्च किसी तरह का खतरा है जमहूरियत के लिए? क्या आप इसको जमहूरियत के लिए खतरे के तौर पर देखते हैं? क्या कहते हैं आपके एक्सपर्ट इस पर? ओके, महमूद साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, जमहूरियत में हर शख्स को हक है कि वो बोले, और गवर्नमेंट को भी ये राइट है कि वो देखे कि उसको किस हद तक अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। क्योंकि हम ज़रब-ए-अज़्ज़ की एक जंग लड़ रहे हैं, तो उस ज़रब-ए-अज़्ज़ की जंग में खदशा है कि टेररिस्ट जो है वो आके पाकिस्तान के हालात खराब ना कर दें, जिस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सी रुकावटें खड़ी की हैं। अदरवाइज ये एक जमहूरियत का, एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को मुझे कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा कि जिससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी।
आप बताइए, क्योंकि आपकी एक जो पार्टी है काफी आप कह लो कि जमहूरियत के चैंपियंस हैं, इनके सवाल का आप क्या जवाब देंगे? देखें जी, ये बात शुरू ही जमहूरियत से हो रही है, डेमोक्रेसी से। तो जमहूरियत के अगर कोई उसमें डिफेक्ट्स या नुक्स हैं जिसको एक पाकिस्तान की अब दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको ऑब्जेक्शनेबल समझती है, उसको काबिल एतराज समझती है और उन तमाम डिफेक्ट्स को दूर करना चाह रही है और 14 महीने से एक आवाज बुलंद कर रही है कि ये उसमें कुछ मुतालबात थे, डिमांड्स थे, जब वो पूरे नहीं होते तो फिर पीसफुली और विदाउट आर्म्स जो असेंबल करने का और प्रोटेस्ट करने का और डेमोन्स्ट्रेट करने का फंडामेंटल राइट है, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरह है जिस तरह इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में है। और उसका फ्रीडम जो है, उसकी आजादी जो है, इसी तरह आजादी मार्च, और उसमें इमरान खान साहब ने एग्जाम्पल भी अक्सर साइट किया है कि ये क्या वजह है कि जब इंडिया में इलेक्शन होता है तो जो जीतने वाला होता है उसको हारने वाला मुबारकबाद देता है और रिजल्ट्स को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसको हम आगे हम थोड़ा सा अपने भी इंस्टीट्यूशंस को उस लेवल तक लेके आए कि हम भी हमारा डेमोक्रेसी के साथ इतना ज्यादा नहीं रहा जितना इंडिया का रहा है, लेकिन जिस हद तक रहा है उसको भी हम इंप्रूव सकते हैं। क्यों जी मरगूब साहब, अब हमने जैसे देखा है कि अब इंडिया मॉनिटर करता है, सब देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जब जमहूरियत को आगे बढ़ाया, अब आप इससे एग्री करेंगे नहीं, आपकी पार्टी है भले, आप इसको तो कहेंगे कि कम से कम जहां एक टेंशन आई है उन्होंने वहां डिफ्यूजन क्रिएट की। आपने ठीक कहा, यकीनन कल का प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब है उसमें उन्होंने बड़ा वाजे किया है और इसमें एक रास्ता दिया कि आए बैठें, जुडिशल कमीशन के जरिए हम आपके जो मुतालबात हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यकीनन ये जमहूरियत का हुस्न है कि अगर एक तरफ से बात इल्जाम लगाया गया तो दूसरी तरफ से उसको जो है उसको क्लियर करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो एफर्ट्स भी नजर आ रही हैं। तो यकीनन आज मुझे ये कहना है कि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ग्रेजुअली पाकिस्तान भी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने की तरफ बढ़ रहा है और आज पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की हर वक्त जरूरत होगी। ये नहीं है कि आज इंडिया में भी मुमकिन है उनके मुतालबातों के इसमें अंदर मजीद रिफॉर्म्स की जाए। पाकिस्तान भी इसी तरह इर्तिकाई मराहल से गुजर रहा है, यहाँ पर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। हर आने वाला इलेक्शन जो है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए वो पहले से बेहतर हो। तो यकीनन ये इसको अगर इस तनाजर में देखा जाए और ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अगर इसकी जो है नुक्ता नजर और इसका आज इनकी इंटेंशन ये हो कि हमने फ्यूचर को जो है वो मजीद डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में स्ट्रेंथन करना है, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी खुश आइंद बात है। और दीपक, ये जो सवाल आपने किया है, अब वो कहते हैं ना जो $1 मिलियन क्वेश्चन, मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर गजनफर बैठे हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में आपने देखा है कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, हम देखते हैं कि एक सिचुएशन सीन चेंज हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी मुश्किल से आप देखो कि ऊपर नीचे सिचुएशन हुई है, लेकिन सीन चेंज नहीं हुआ। या इसलिए भी सीन चेंज हुआ कि पाकिस्तान आर्मी तो बड़े अरसे से न सिर्फ ज़रब-ए-अज़्म बल्कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के हिसाब से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, बलूचिस्तान के हिसाब से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है और जिसमें बहुत सारी क्रॉस बॉर्डर चीजें भी अफगानिस्तान की तरफ से भी आ रही हैं, उसको एक कोलेशन फोर्सेस भी वहां लड़ रही हैं और पाकिस्तान कोलेशन फोर्सेस भी बैक के ऊपर लड़ रहा है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। और ये जो नया ऑपरेशन शुरू है, तो एक तो आर्मी की कमिटमेंट ये है। दूसरा, आपने देखा पिछला जो पीपल्स पार्टी का दौर हुआ उसमें आर्मी की कमिटमेंट क्या रही, उसने कहा कि जी आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलने दें, उसमें जो कुछ भी होता है उसको पॉलिटिकली हैंडल करें। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में मल्टी नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वहां पे अभी देखेंगे बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है, कोई 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज जिस मुल्क में ज्यादा होती है वह सोच के दायरे वसी हो जाते हैं। जब सोच के दायरे वसी होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स को एनवेस्टिज करने का जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट हो जाता है। अभी आप माजी में जाइए, इंडिया में एक आम आदमी पार्टी बनी थी और उसने कितनी जगह पे धरने दिए और कितनी जगह पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली जब इलेक्शन हुआ और उनको उसकी पजीराई नहीं हुई तो वहां पे जिस पार्टी को पजीराई वो आ गई। बीजेपी आज पार्टी में पार में है। इससे पहले बीजेपी की जब हुकूमत थी तो वो उनके ऊपर लोगों ने क्यों नहीं उनको वोट दिया, इसी तरह फिर कांग्रेस को। अब ये मतलब ये है कि ये लोगों की तरफ से है,
पाकिस्तान में भी ये चीज लोगों की तरफ से चली। जब ये लोगों की तरफ से चली तो इसमें जो आपकी अदालत है उन्होंने उनको बैकग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड की, और जब ये बैकग्राउंड सपोर्ट आज भी मौजूद है। आज आपने देखा कि एक तो आजादी मार्च है, उसके साथ रात को आजादी की तकरीबात हैं जिसमें आर्मी का और एक ज्वाइंट फोर्सेस का जो है वो बाकायदा परेड है, फिर फ्लाई पास्ट है। तो ये देखिए तो सही पाकिस्तान की डायनामिज्म तो देखिए आप कि कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, और अल्लाह का करम है कि तमाम चीजों के एक साथ चलते हुए आपको अमन और सुकून नजर आ रहा है, क्योंकि आपने ये इंश्योर कर दिया है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म या पाकिस्तान से बाहर जो लोग प्लेयर्स इन्वॉल्व थे उनकी आपने सेंचुरीज को, उनकी आपने कम्युनिकेशन तबाह बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया, उनकी कैपेबिलिटी को इफेक्ट किया है। तो पाकिस्तान में तमाम चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक फेयर है कि आजादी मार्च के ऊपर कोई ऐसी अटैक ना हो जाए या उसको सबोटाज करने की कोई जो इमरान खान की चीज निकली है। तो पॉलिटिकली जब आप चीजों को हैंडल करेंगे, क्रॉस बॉर्डर भी यही होता है, पाकिस्तान में भी होता है, अफगानिस्तान में ये हुआ पॉलिटिकली। जॉन कैरी आए, उन्होंने खड़ा किया अब्दुल्ला को और सिराज गनी को, ये पॉलिटिकल के लिए था। अब ये रियलिटी जो खित्ते में है, यही नहीं रियलिटीज में पाकिस्तान भी रह रहा है, और जब पाकिस्तान इन रियलिटी में रहेगा तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। अब आपके पैनलिस्ट से सवाल एक उठता है कि आपने तो देखा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो सियासत है वो कंप्लीटली चेंज हुई है, बिकॉज डिनेस्टिकल पॉलिटिक्स ऑफ द नेहरूज एंड द गांधीज वो साइड पे हो के आज हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी नरेंद्र मोदी साहब, जिनकी कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, आज वजीर आजम बने हिंदुस्तान के। तो पाकिस्तान में क्या लोग एक्सपेक्ट करें कि मोदी साहब पाकिस्तान जो उनका एक नेबर है जिसको चेंज नहीं कर सकते, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो हमें क्या दे सकते हैं और हमसे क्या ले सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन जहां तक लेने की बात है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मोदी साहब चाहते हैं कि ये दोनों खत्म हो। कल ही वो गए थे लद्दाख, लेह लद्दाख और कारगिल, और उन्होंने वहां पर साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान जो है वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, इसीलिए प्रॉक्सी वॉर करता है। तो जो दहशतगर्दी की बात ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, उस पर हमारे पैनलिस्ट की क्या राय है, क्योंकि आज भी गोलीबारी चल रही है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, एलओसी पर हाल ही में गोलीबारी हुई थी, और जब से ये आजादी मार्च और इंकलाब मार्च की बात आई है, तब से पाक सेना की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर गोलीबारी की संख्या बढ़ गई है। मैं सबसे पहले आरती से जानना चाहूंगा, आरती, जो ये टफ मैसेज था हमारे वजीर आजम मोदी साहब का, इसको आप किस तरह से देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी हमारे पाकिस्तान के दोस्तों की कि पाकिस्तान से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली 26 तारीख को, और सबसे पहले जो निमंत्रण भेजा एक गुडविल जेस्चर सार्क नेशंस को, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था विश्व के सिनेरियो में। और उनके जो शब्द थे कि न हम किसी की आंखों को झुकाएंगे, न हम अपनी आंखों को या सिर को कभी झुकाएंगे, न झुकने देंगे। न कोई बड़ा भाई है, न कोई छोटा भाई है, ये सब बराबरी का रिश्ता है। एक बहुत अच्छा गुडविल जेस्चर्स और डेमोक्रेसीज का सम्मान होते हुए शरीफ साहब यहां पे आए। 27 तारीख को एक ही मैसेज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और वो ये मैसेज दिया कि बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो सीज फायर है उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अमन और शांति हर हाल में बनी रहनी चाहिए, सीज फायर का उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। दीपक जी, मैं यहां पे बताना चाहूंगी कि 54 टाइम्स इस करंट ईयर में जुलाई तक सीज फायर का उल्लंघन हुआ। मई 26 से लेके कल नरेंद्र मोदी जी को ये क्यों बोलना पड़ा, मई 26 से लेके कल तक 19 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। देखिए, बहुत क्लियर है, पाकिस्तान के हालात पूरा विश्व जानता है। डेमोक्रेसी के नाम पे अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, और ये भी सच्चाई है कि पीछे से कट्टरवाद, आईएसआई, मुल्लाबाद, ये पूरी तरह से हावी है। अगर आप होल्ड करा दो, वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज है, अ मेजर ब्रेकिंग न्यूज, ये देखे, एंड वी विल कंटिन्यू विद यू इन अ मिनट और सो। अब इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आपके सामने है कि इमरान खान, लाहौर हाई कोर्ट ने
अनाउंस किया है कि लॉन्ग मार्च के अंदर वो नहीं जा सकते हैं, विच इन बेसिक वर्ड्स ये बता दिया गया है कि लॉन्ग मार्च जो इमरान खान का है वो खत्म हो गया है। अब लीगैलिटीज की क्या है ये तो अब नहीं हम बता सकते, क्योंकि रात को 12 बजे उन्होंने निकलना था लाहौर के लिए, और ऑब्वियसली कोर्ट्स कल जश्न आजादी के लिए बंद होंगे। अब अपील कब होती है, क्या होता है? सो बेसिकली एज फार एज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द साइड इज कंसर्न, इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च है वो इस वक्त नहीं होगी। जी प्लीज कंटिन्यू। जी मैं ये कह रही थी कि उदारवादियों की बात सुनी नहीं जाती, कट्टरवाद हावी है। स्कूल ब्रेकिंग न्यूज का ट्रांसलेशन कर देता हूं कि पीजे मीर साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना। लाहौर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे जाने पर। क्या यही ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे थे? जी यही ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि उन्होंने एक अपना एक मार्च लेके जाना था जिसमें आज प्राइम मिनिस्टर ने और इंटीरियर मिनिस्टर ने दोनों ने कहा था कि बिल्कुल ये मार्च होनी चाहिए, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अभी जो मुझे इत्तला मिली है कि उनको बताया कि ये इमरान खान नहीं जा सकते लॉन्ग मार्च के ऊपर। तो अब ये पता नहीं है इस वक्त क्लैरिटी कि इमरान खान नहीं जा सकते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लिए मूव नहीं कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि इस वक्त बड़ी स्पेकुलेशन थी कि इस्लामाबाद में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और जो आपका एक ओरिजिनल सवाल कि कुछ दहशतगर्द और शरपसंद अनासिर ये जो फिर रहे हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं दीपक मेरे भाई के यहाँ जो शरपसंद अनासिर हैं वो बेसिकली यहाँ फॉरेन फाइटर्स हैं, पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ ये फॉरेन फाइटर्स हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, और हम सब मिलके इनको पाकिस्तान से बाहर निकाल रहे हैं ताकि हम भी अमन से रहें, आप भी चैन से रहें, और बाकी ममालिक जो जितने भी रीजन में ये भी अमन और आपके तहम्मुल से रहें। पीजे मीर साहब आपके साथ वालिद इकबाल साहब जुड़े हुए हैं। वालिद इकबाल साहब इमरान खान की पार्टी के तरफ से हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? अब उनकी रणनीति क्या होगी, जरा ये पूछकर उनसे बताइए। जी क्या कहेंगे आप? सर्टनली जी क्या कहेंगे जी आप? अभी आपके प्रोग्राम में बैठे हुए ये इत्तला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कोई रिस्ट्रेन कर दिया है, और जिस तरह आपने अभी कहा कि इस बात का हमें नॉलेज नहीं है कि इमरान खान साहब को रिस्ट्रेन किया गया है पर्सनली या नहीं जी, पूरी तहरीक इंसाफ को लेटेस्ट है जी। तो अगर मैं एज ए लॉयर इस पे कोई अपना पोजीशन रखता हूं तो वो तो यही है कि अदालत का कोई हुक्म हो तो उसकी ओबे करना सबका फर्ज है। अगर उसमें कोई किसी किस्म की गलती हो गई है या कोई डिफेक्ट है या कोई कानून को ठीक तरह से नहीं अप्लाई किया गया तो अपील का जो है प्रोसेस वो तो मौजूद है। ये जरूर इमरान खान साहब ने कल रात ही एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो मार्च है ये होगा, ये अगर कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो तरसों होगा। इसको डिले करने में शायद जो है कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज सामने आ जाएं, वो हुकूमत की तरफ से हो या कोई कोर्ट का ऑर्डर का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये भी अगर हो गया है तो सूनर और लेटर ये किसी न किसी और शेप या फॉर्म में ये स्ट्रगल और ये मूवमेंट जो है ये मुझे रुकती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, अगर जब कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है तो यू हैव टू ओबे द कोर्ट। ऑब्वियसली जी, वो तो मैंने जितना आपसे अर्ज किया वो 14 अगस्त के हवाले से हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टाइमिंग उसकी हो सकता है हो, और अगर उसमें कोई ऑर्डर में कोई किसी किस्म की शॉर्टकमिंग या कोई डिफेक्ट है या कोई है तो उसमें अपील के जरिए उसको तब्दील भी किया जा सकता है। वो हो सकता है कल ना हो सकता है परसों हो जाए। सो अब सारा टाइमिंग का मसला मुझे नजर आ रहा है। मुझे यह नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन से बैक ऑफ करेगी, ये टेम्पररी सस्पेंड हो जाएगा इससे। और दीपक एक और जो ना हो सकता है परसों हो जाए। सो अब सारा टाइमिंग का मसला मुझे नजर आ रहा है। मुझे यह नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन से बैक ऑफ करेगी, ये टेम्पररी सस्पेंड हो जाएगा इससे। और दीपक एक और जो चीज है कि यहाँ जो हमारे चीफ मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने कई दफा कहा है कि आप जरूर लेके जाएं, लेकिन ये टाइमिंग गलत है। आई थिंक उनका ये भी मकसद है, यही है कि आप 15, 16, 17 तारीख को आप अपना लॉन्ग मार्च करें। बट अगेन इसकी जो क्लैरिटी है आई थिंक ये कल या परसों हमें इसकी मिलेगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन मीर 14 तारीख को जो लोग निकलने होंगे वो तो निकल चुके होंगे इस्लामाबाद या रावलपिंडी के लिए, उनको कैसे रोका जाएगा? ये एक आई थिंक इस वक्त जो इनकी जो जमात है उसके जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आई थिंक ये ओनस अब उन पे होगा कि जो कोर्ट का ऑर्डर है ये उनको एक आगे कम्युनिकेट किया जाए। और ऑब्वियसली जो कोर्ट है, आप हो मैं हो कहीं भी हो, कोर्ट का ऑर्डर तो कोर्ट का ऑर्डर ही होता है।
का क्या हुआ। बिल्कुल, कोर्ट का ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पर एक मौजूद सवाल मीम अफजल साहब पूछना चाहते हैं, उसके बाद आरती मेहरा जी कंटिन्यू करेंगे। मीम अफजल साहब, आपका सवाल। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वहाँ प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, शायद उस वक्त तक आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, तो हमारा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत से मार्च होते हैं, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च सब होते हैं, धरने भी दिए जाते हैं। लेकिन खास तौर पर 2 दिन जो होते हैं हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त, जो हमारे योम जमहूरियत और योम आज़ादी के दिन हैं, उन पर हमारे यहाँ कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसको ना तो अच्छा समझा जाता है, बल्कि वो एक तरह से मुल्क दुश्मनी के दायरे में आता है। मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ शायद कोर्ट ने जो इसका नोटिस लिया है इसी बुनियाद पर लिया है, लेकिन इसमें अभी इमरान खान साहब ने की पार्टी का तहरीक इंसाफ पार्टी के बारे में तो एक कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब का क्या स्टेटस है वो शायद आपने नहीं बताया है, और वो कहाँ हैं, क्या वो इस्लामाबाद से ही ये मार्च करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। यहाँ आपके जो डिफेंस एक्सपर्ट और साबिक फौजी अफसर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने टेररिज्म के सवाल को कहा कि भाई ये टेररिज्म जो है इस देश के लिए, आपके मुल्क के लिए काफी नुकसानदेह है। मैं जहां तक मेरी जानकारी है, खुद नवाज शरीफ साहब ने कहीं कोट किया था कि 45,000 पाकिस्तानी इस टेररिज्म के नतीजे में मारे गए हैं। जाहिर है इस टेररिज्म का सबसे ज्यादा शिकार अगर हुआ है तो हिंदुस्तान हुआ है, और हमारे यहाँ भी काफी लोग बुरी तरह से इसके नतीजे में मारे गए हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर हम लोग अपने रिश्तों को अच्छा बनाएंगे तो शायद हम अपने अवाम पर ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। आज हमें डिफेंस के लिए, आपको अपने डिफेंस के लिए और अपनी हिफाजत के लिए, आपको अपनी हिफाजत के लिए जरूरत से ज्यादा जो एक खर्च करना पड़ता है, अगर हमारे रिश्ते अच्छे हों और हम इन सब चीजों से अलग हो जाएं, जैसा कि आपने अभी कुछ जज्बात का इजहार किया, लेकिन हमें प्रैक्टिकली बॉर्डर के ऊपर उसका मुजाहरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। हमारी बहन अभी बता रही थी कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में पाकिस्तान में भी कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और सार्क कंट्रीज के लोगों को बुलाया, तो मैं एक दो डिबेट्स में रहा हूं और पाकिस्तानी दोस्तों से बातचीत जब की हमने टेलीविजन के जरिए, तो हमने पाया कि उन्होंने वेलकम किया इसको और उससे एक अच्छा वातावरण यानी माहौल बना था। लेकिन अब ये जो हमारी बहन ने बताया, और ये यहाँ पर कॉमन है, हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कभी कभी मोदी जी पर और इनकी पार्टी के ऊपर, ये कहते हैं कि आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन 19 बार तो सीज फायर हुआ है, तो इसका उल्लंघन यानी उसको तोड़ा गया है, और इस तरह की वारदातें हो रही हैं बराबर, 1-2 लोग मारे भी गए हैं। तो यहाँ भी एक डेमोक्रेसी है, हम इनकी खबर लेते हैं या हमारी खबर लेते हैं। आपके यहाँ भी ये प्रोसेस होना है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सरकारें रही हैं, उसमें आज जो प्रेस, आपका खास तौर पर मीडिया को जितना इख्तियार मिल गया है, जितनी आजादी के साथ आज मैं मीडिया को, चूंकि मैं मीडिया से ताल्लुक रखता हूं, मैंने वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान के अंदर जरा सी बात पर आदमी को जेल में भेज दिया जाता था। लेकिन और बड़ी बात यह है कि आज भी कई जर्नलिस्टों ने कुर्बानियां दी हैं इसके अंदर। पाकिस्तान में काफी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट जो हैं मारे गए हैं, शायद 15 से ज्यादा तो मेरा ख्याल है पिछले कुछ दिनों के कुछ सालों के अंदर ही मारे गए हैं। तो ये जो एक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि मैंने इसी चैनल पर आपके ही इस पर एक राय दी थी कि आप अपने जब प्रोग्राम्स किया करें दोनों मुल्कों के टेलीविजन मिलकर के, तो हम पॉलिटिशियंस को ज्यादा मत बुलाइए, खुदा के वास्ते आप बुलाइए जिंदगी के दूसरे शोबों के लोगों को, टीचर्स को बुलाइए, आप प्रोफेसर्स को बुलाइए, आप एग्रीकल्चरिस्ट को बुलाइए, ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें, कुछ हासिल कर सकें। आपके यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है, इस पर जब हम बात करेंगे तो एक माहौल बनेगा। तो मेरा ख्याल ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वो माहौल बनाने की जरूरत है, लेकिन हम बदकिस्मती से अमूमन ऐसी चीजों के अंदर फंस जाते हैं जहां हम मुकाबला आराई की मूड में नजर आते हैं, और ये मेरे ख्याल में कोई नेक फाल नहीं है। आरती, बहुत क्विकली आपका पॉइंट, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के पैनलिस्ट के पास भी मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी हर विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। आपने देखा वो भूटान भी होके आए, वो नेपाल भी होके आए, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर म्यांमार गई, वो सब रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, सुदृढ़ करना चाहते हैं, बराबरी का रिश्ता
बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक बहुत क्लियर मैसेज भी हमारी तरफ से जाना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है प्रॉक्सी वार का, कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स जगह जगह से, क्योंकि डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर में तो आप सीधे सीधे आते नहीं है। 65 और 71 का जो आपकी हार हुई है उसको शिशक के बाद आप उसमें डायरेक्ट वार में नहीं आते, लेकिन आप जिस तरह से भारत पे बार बार ये प्रॉक्सी वार होती है उसको थमना होगा, उसको जरूर रुकना होगा। ये दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बेहतर ट्रेड करें, अगर हमारा बेहतर रिलेशन हो, इन सबके लिए जरूरी है सबसे पहले तो शांति और अमन हो। शांति और अमन नहीं होगा तो आगे हम कैसे सोच पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये पैगाम शुरू किया था और लाहौर में एक बस ले जाके उन्होंने एक पैगाम दिया था, लेकिन उसके बाद कारगिल जैसा धोखा जो हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, तो जवाब इसके लिए एक बात और कर लूं कि प्रधानमंत्री जी 15 साल कारगिल के बाद से आज तक जम्मू कश्मीर में कोई नहीं गया। ये प्रधानमंत्री जी अपने पहले 75 दिनों में दूसरी बार होके आए हैं लेह लद्दाख और वानी बॉर्डर में। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है, पाकिस्तान को लेना चाहिए। जिस स्पिरिट से उन्होंने हमारे इस नेतृत्व को स्वीकारा है, उस नेतृत्व की संवेदनाओं को भी समझें और देखें कि हम सपोर्टिव होना चाहते हैं, हम साथ मिलकर ग्रो करना चाहते हैं, हम दोनों देशों में प्यार और आपसी वो चाहते हैं, लेकिन अगर कहीं पे ईंट आएगी तो पत्थर का जवाब होगा। मीर साहब, आप क्या कहेंगे? आरती के दिल में बड़ी कसक है कि आखिरकार इतने सीज फायर वायलेशन हुए तो क्यों हुए? लेकिन देखिए ना, ये हमने दोनों ने मिलकर करना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कारगिल पे चले जाते हैं या किसी और पे स्टैंड ऑफ पे चले जाते हैं। अब आप देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में क्या कहते थे, फिर उस पर भी बड़ी बातें शुरू होती हैं। डोंट यू फील कि इस चीज को अगर आप नीचे रख के अब आप हमारे अंदर या आपके अंदर जो हॉक्स हैं, इन हॉक्स को थोड़ा आप डिफ्यूज करें और जैसे कि ये कह रही हैं, इनको जो हमारे मसले मसाइल हैं इनको आगे लेके जाएं। अब मैं आपको बताऊं दीपक, हमारे पास इस वक्त अभी हमें ज्वाइन करते हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एंड वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स इन पाकिस्तान। ये हमारे पास आए डॉक्टर सलमान शाह। इनसे बात करें क्योंकि अभी इन्होंने जो बात की है कि आगे बढ़ो, आगे कैसे बढ़ो। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आगे कैसे बढ़े? इस वक्त आप दिल्ली के साथ हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये दोनों को बढ़ना पड़ेगा, ये वन साइडेड नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो जो परसेप्शन दोनों मुल्कों में आए कि ये विन विन सिचुएशन है, इट्स नॉट वन पर्सन विनिंग एंड द अदर लूजिंग। सो ये एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी एंड अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम ये नहीं है। क्योंकि देखें, ट्रेड में भी अगर आप पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ ट्रेड की बातचीत की थी, इंडिया ने तो हमें MFN स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन अगर आप बैलेंस देखते हैं ट्रेड बैलेंस का, वो उल्टा है कि पाकिस्तान इज मोर लिबरल देन इंडिया इन द ट्रेड जो रजीम है। सो पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान को भी मिले, पाकिस्तान के अवाम को पता लगे कि इंडिया ने भी कोई कंसेशंस दी हैं एंड देयर इज अ बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। देन ऑल्सो आई मीन पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज जो हैं बड़े पुराने इश्यूज हैं एंड यू कांट जस्ट टेक देम एंड पुट देम अंडर द रग। आपको उनके ऊपर अप फ्रंट तरीके से नेगोशिएट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और कॉम्पोजिट डायलॉग जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे था उसको आपको रिवाइव करना पड़ेगा। एंड इट हैज टू देन यू हैव टू क्रिएट चैंपियंस फॉर ईच अदर इन ईच कंट्री के जो भी आप डायलॉग कर रहे हैं, जो भी आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो ट्रेड में बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों साइडों पे उसके लिए चैंपियंस होने बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम उस किस्म के चैंपियंस नजर नहीं आ रहे। सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन एंड अनफॉर्चुनेटली सिग्नल्स जो आए वो बड़े मिक्स सिग्नल्स इस वक्त आ रहे हैं। और मोदी साहब की ये 2 दफा अगर कश्मीर में विजिट भी है तो वो भी एक किस्म का एक सिग्नल है कि ऑफ टफनिंग ऑफ द इंडियन स्टैंड एंड उसमें भी फिर बताया जाए कि जी अल्टीमेटली कोई क्या किस तरफ हम जाएंगे, क्या नेगोशिएशंस होंगी, कॉम्पोजिट डायलॉग चलेगा नहीं चलेगा, ट्रेड में बैलेंस आएगा नहीं आएगा। सो इसीलिए तो सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हो रही है। अवाम भी
उस पर प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दीपक को आपने बताना है और उनके पैनल, एक सेकंड से लेट मी फिनिश। आप जब गवर्नमेंट में थे, आपका रिलेशन हिंदुस्तान के साथ कैसा था उस वक्त? बहुत अच्छा था, क्योंकि आपका डायलॉग चल रहा था, आपकी एक्सचेंज होती थी, आपकी नेगोशिएशंस होती थी, विजिट्स होती थी, वीजाज मच इजियर एट दैट पॉइंट इन टाइम। और जैसे उस वक्त अगर वो प्रोग्रेस रहती तो इवन कश्मीर के ऊपर भी कोई अंडरस्टैंडिंग होने को जा रही थी। एंड खुर्शीद कसूरी साहब जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, वो तो क्लेम करते हैं कि ब्रेक थ्रू इमिनेंट हो चुका था। सो आई थिंक वो उसकी वजह ये थी कि एक सस्टेन डायलॉग चल रहा था। मीर साहब, मैं जानना चाहूंगा क्या ब्रेक थ्रू था कश्मीर पर वो? और आई थिंक वी वर गेटिंग द रिजल्ट्स। क्यों दीपक, ये एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है कि हमें चैंपियंस चाहिए दोनों साइड सरहदों के। नहीं, मैं मीर साहब ये जानना चाहता हूं कश्मीर पर क्या ब्रेक थ्रू होने वाला था? क्या ब्रेक थ्रू, ये तो शायद बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो मेरा एक इंटरव्यू जसवंत सिंह साहब के साथ हुआ था लंदन में, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। उन्होंने कहा था कि अगर हम कश्मीर का मसला, और उनका लफ्ज थे कि काश हम कुछ और देर रह जाते तो कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो जाता, जनरल मुशर्रफ जब आए थे। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। और उनके बाद उनके एक और एक्सटर्नल मिनिस्टर थे जो कि पाकिस्तान की विजिट पे, उन्होंने भी मुझे एक इंटरव्यू में यही कहा कि हम कर सकते थे। अब ये बताइए कि अब वो जो दीपक का सवाल है, आई थिंक जो डिटेल्स थी वो आपस में इनकी खासी सीक्रेट डिटेल्स थी, बट द आइडिया वाज कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको सॉफन अप किया जाएगा, वो एक किस्म की इररेलेवेंट हो जाएगी, क्रॉस द बॉर्डर ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, ट्रेड जाएगी। सो आप जो दोनों साइडों के जो कश्मीर में एंटिटीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगी, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल विल बिकम इररेलेवेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अलोंग दोज लाइन्स ये एक सोल्यूशन चल रहा था उस वक्त, जो कि आई थिंक एज आई अंडरस्टैंड इट वाज क्वाइट इमिनेंट कि वो उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हो जाएगी। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल था? इससे पहले जो बातचीत हो रही थी और ये पीछे बात चली थी, जहां तक हमें अंदाजा है, गवर्नमेंट की सीक्रेट तो किसी को पता नहीं, कि कश्मीर का हल, मैं एक पहले ये बोलना चाहूंगा, एक तरफ तो मीर साहब कहते हैं कि भाई पिछली बातों को भूल जाओ, जब आपने कारगिल का जिक्र किया कहते हैं तारीख की बात मत करो, लेकिन कश्मीर भी एक तारीख है, वो भी एक असलियत है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात चली थी कि कश्मीर का हल होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन वो ये कहना कि एक तरफ से ताली नहीं बजती, हम भी मानते हैं इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में भी डेमोक्रेसी रहे। हिंदुस्तान को बड़ी खुशी हुई थी जब सरदार ने 5 साल पूरे किए। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पास्ट को क्यों रिविजिट करते हैं, व्हाई डोंट वी मूव इनटू द फ्यूचर? इसका जवाब राज कादियान साहब दे रहे हैं। राज कादियान साहब जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा सवाल है ये तो पास्ट को क्यों रिविजिट करते हैं, फ्यूचर को क्यों नहीं देखते, हम ये सवाल पूछ रहे हैं मीर साहब। आज भी सीज फायर चल रहा है तो फ्यूचर क्या प्रेजेंट में चल रहा है? जो आरती जी ने कहा ये 19 वायलेशन, ये तो पिछले महीने की खबर है जब डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोला था, उसके बाद तो कई और हुए, एक तो कल भी हुई जो मोदी जी कश्मीर में, मिला के 19 ये तो रोजाना होती जा रही हैं। वो खुद कश्मीर की बात करते हैं, वो भी तारीख है, वो खुद अपने पीछे देखते हैं, फिर हमको कहते हैं आप पीछे मत देखिए। हम कैसे भूल सकते हैं बॉम्बे कांड को, कैसे भूल सकते हैं कि हाफिज सईद को अभी भी उन्होंने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, जो मास्टरमाइंड थे, कैसे भूल सकते हैं हेमराज का सिर काटा है, उसका कोई जवाबदारी आज तक नहीं है। वो कहना आसान है। हमारे तो प्रधानमंत्री साम अटैक के 3 दिन के बाद नवाज शरीफ से न्यूयॉर्क में मिलने से भी सहमत हो गए थे। भारत ने पूरी कोशिश करी कि हम उनको लेके चले, हमें खुद दिलचस्पी है कि वो डेमोक्रेसी हो ताकि दोनों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोग खुशहाली से रहें, लेकिन वो एक तरफ से तो भारत तो नहीं कर सकता। ये उस तरफ से भी वही संकेत, पैनल पर बड़ी अच्छी बातें हैं कि हम उनको लेके चले, हमें खुद दिलचस्पी है कि वो डेमोक्रेसी हो ताकि दोनों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोग खुशहाली से रहें, लेकिन वो एक तरफ से तो भारत तो नहीं कर सकता। ये उस तरफ से भी वही संकेत, पैनल पर बड़ी अच्छी बातें हैं, बड़ी खुशी है, मैं पैनलिस्ट को मुबारकबाद देता हूं जो अच्छी बात करते हैं, लेकिन रिजीम को भी उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मीर साहब, रिजीम को भी उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। रिजीम उसी तरीके से आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चुनी हुई सरकार, जो जमहूरियत से चुनी हुई सरकार होती है, उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता है पाकिस्तान पे। इस क्रिटिसिज्म पर आप क्या कहेंगे?
जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, रजीम की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि शर्म शेख में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी। हम शर्म शेख गए और वहां हमारी कोई शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी मनमोहन सिंह साहब के साथ, लेकिन आपके मैं भी वहां मौजूद था और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो कि बाद में आपके हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं सलमान बशीर साहब, वहां एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। 15 मिनट की मीटिंग थी ये, और 15 मिनट की वजह आप देखें कि 45 से 50 मिनट तक ये मीटिंग गई है वहां शर्म शेख में। वहां जो मनमोहन सिंह साहब ने अपना हाथ आगे किया, हिंदुस्तान में हमने देखा कि मनमोहन सिंह साहब के साथ जो हाल हुआ वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, लेकिन आपके लीडर काम करना चाहते हैं, हमारे लीडर काम करना चाहते हैं। मेरा जो ओरिजिनल सवाल है कि वहां बैठ के बिल्कुल आप कहेंगे देखें जी पाकिस्तान ये कर रहा है, हम यहां बैठ के कहेंगे देखें जी हिंदुस्तान ये कर रहा है, तो हमने इस विकृत से निकलना है बाहर। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एंड थिंक मोर इंटरनेशनली एंड ग्लोबली रादर। उसने ये किया आप कहेंगे, हमने कहा उसने ये किया, तो डोंट यू एग्री कि ये अब टाइम आ गया है कि हम आगे बढ़ें। चाहने और करने में सिंक होना चाहिए, चाहने और करने में सिंक होना चाहिए। अब आपकी मिलिट्री और आपकी सरकार में ही आपस में एक दूसरे का भरोसा नहीं है, मिलिट्री हावी रहती है, तो आप जितना भी चाहते हैं वो एक्चुअल तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अपने सिस्टम को किस तरह से संभालता है, किस तरह से उसको लाता है, जिससे कि दोनों देशों का, क्योंकि देश का आवाम, एक आम नागरिक नहीं चाहता कि इस तरह के खून बहे और दोनों तरफ इस तरह की दहशतगर्दी हो, लेकिन भारत लगातार बार बार मैसेज दे रहा है, चाहे हमारे सैनिकों के सिर काट के भेज दिए जाते हैं, चाहे ये हमारा बॉम्बे का इतना बड़ा कांड होता है, दाऊद का केस ले लीजिए, हाफिज का केस लीजिए, कि इनको डोजियर देने के बाद भी इन्हें, तो कहां से एक जो एक ट्रस्ट पैदा होगा, वो ट्रस्ट कैसे पैदा होगा? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कदम बढ़ाएं, तो उन कदमों में हमारी सिंसियरिटी और सत्यता, ऑनेस्टी नजर आनी चाहिए। मीर साहब, मैं आपको अभी की ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। अभी साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एक आदमी मारा गया है, और आर्मी ने अभी सूचना दी है कि 200 एक्टिव टेररिस्ट इस वक्त कश्मीर वैली के अंदर हैं और विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को, डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या टेररिस्ट होंगे? भारत के अंदर टेररिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन कम है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात खराब हो, ये दहशतगर्दों के मुफाद में है। पाकिस्तान इतनी बड़ी जंग दहशतगर्दों से लड़ रहा है, उनके सबसे बड़े मुफाद में है कि हम उनका पीछा छोड़ दें और भारत के साथ उलझ जाएं। ये बात भारत को समझनी होगी कि जो हमें लड़ाना चाह रहे हैं, उनके आगे दो बड़े मुल्कों ने एक खिलौना बनना है या उनसे मिलकर लड़ना है। क्यों जी, इसका क्या जवाब देंगे कि हम मिलकर लड़ें या आपस में इंडिविजुअली मिसअंडरस्टैंडिंग से ही आगे चलें? मीर साहब, ये दहशतगर्द जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप 20 साल 25 साल पहले देखें तो ये आपकी पैदाइश है और इनकी मिलिट्री का हिस्सा है, मिलिट्री का हिस्सा है। ये बॉम्बे अटैक की बात करते हैं और टेररिज्म की बात करते हैं, और बॉम्बे टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 अगस्त 2014 को एक रिपोर्ट छपी है कि बॉम्बे रिपोर्ट जो है वो 11,000 पेजेस पर मुश्तमिल है, और उस 11,000 पेजेस पे जो पूरे इंडिया के 54 चैनल चीख रहे थे कि लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है और आईएसआई इन्वॉल्व है, तो वहां पे लश्कर तैयबा के बारे में उस रिपोर्ट में एक पैरा है और आईएसआई का उस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। एक जो जापानीज जज है जो ये चाह रहे थे कि इसको ज्वाइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज के तौर पे इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में लेके आए, उन्होंने जब ये रिपोर्ट पढ़ी और वहां पे जब वो गए तो जवाल निकम हैं जिनसे उन्होंने सवाल किया कि जी ये रिपोर्ट के अंदर लश्कर तैयबा और आईएसआई का नाम क्या, उन्होंने कहा जी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उसमें हमें कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आई है। तो ये बार बार जो ब्लेम थ्रोइंग करते हैं, करकारे को कोई इन्होंने तो नहीं मारा, इनकी पुलिस ने मारा था। अब ये इंडियन आर्मी अगर वहां बैठी हो तो वो दूध तो नहीं पी रही ना, जब वहां पे फायर होगा तो दोनों आर्मियां फायर करेंगी तो फायर करेंगे। इंडिया ये अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं कि सारा कुछ भारत के अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से। भारत के अंदर 238 स्टेट में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, असम में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। जब आप देखिए
आप अपने मुल्क के अंदर की प्रॉब्लम्स को देखिए, किसी के ऊपर पाकिस्तान के इंटीरियर ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद माना है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। मीर साहब बता दीजिए कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने खुद माना है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था मुंबई अटैक में। बड़े लोग हैं, अब बड़े लोग हैं तो खुदा के वास्ते बड़ा सोचिए। आप बड़े हैं, बहुत छोटा सोचते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। आज नरेंद्र मोदी साहब को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान ने पिछले अरसे से कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अभी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताई, गैंग रेप हुए, मैस किलिंग हुई है, आप सीज फायर का उल्लंघन करते जाए और फिर आप ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्यों स्टेटमेंट नहीं देंगे? क्यों वो अपने देश के देशवासियों के लिए जिस बेस पे वो आए हैं, इस तरह से नहीं चलता है जी। आपने अपने दहशतगर्दों पे डाल के बात को अपना पल्ला नहीं आप झाड़ सकते। अच्छा चलें, देखिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में दीपक, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में यहां दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हम शिकार है, लेकिन सवाल उठता है हम तो हैं शिकार। हमारे आप देखें कभी कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी पेशावर में, लाहौर में, हर जगह होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस और लोग मारे जाते हैं। लेकिन जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं दीपक, अपने पैनल से यह सवाल पूछिए, क्या हमें जॉइंट इंटेलिजेंस सर्विसेज को मिला के और जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल मीर साहब, ये मुद्दा बहुत दिनों से डिस्कशन में, और मेरे ख्याल से 25 तारीख को जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स हो रही है उसमें जरूर टेबल पर आएगा। लेकिन अफसोस हमारे पास वक्त बहुत कम है। दिल से दिल मिलने वाली बात है और हम दोनों के दिल आपस में मिल रहे थे। हम दोनों ये दिल मिलाते रहेंगे, लगातार बात करते रहेंगे। दिन और इंडिया न्यूज ने इस सिलसिले को शुरू किया है और ये सिलसिला, ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आप हमसे जुड़े, हमसे बातें की, कुछ बातें खट्टी थी, कुछ बातें मीठी थी, लेकिन खट्टी मीठी बातों का सिलसिला मीर साहब इसी तरह चलता रहेगा। आपको जश्न आजादी की बहुत बहुत बधाई हो और हिंदुस्तान की तरफ से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल।